हमारा सोसाइटी बहुत बड़ा है और मेरे बगल वाले फ्लैट में सिर्फ एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं। वो उस फ्लैट में अकेले रहते हैं। उनका नाम राम बाबू जी है। जहाँ तक सबको पता है, उन्होंने बताया था कि उनकी पत्नी नहीं है और उनके 2 बेटे हैं, मगर ना ही मैंने या मेरी पत्नी ने कभी उनके बेटे देखे हैं। आज सुबह से ही बगल वाला दरवाज़ा नहीं खुला था, अखबार बाहर ही पड़ा था। कहीं अंकल? नहीं नहीं, मैं बुदबुदा उठता हूँ। एक अनजानी आशंका मन सिहर जाता है, पर मैं इस पर विश्वास करना नहीं चाहता। मन ही मन में सोचता हूँ, रात को ही तो नीचे वाले गार्डन में देखा था। मन में शंका फिर जोर मारती है। इस उम्र में पलक झपकते कब क्या हो जाए। हो सकता है रात देर से सोए हों और नींद ना खुली हो। मैं आश्वस्त होने की कोशिश करता हूँ, पर रोज़ सुबह से खटर पटर करने लगते हैं। पत्नी से पूछा, सुनो, सामने वाले अंकल अभी तक नहीं उठे हैं? ओहो, मुझे नहीं तो कम से कम अंकल को तो सोने दो, बेचारे का बुढ़ापा है। नहीं, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। नहीं उठे तो मैं क्या करूं? जब उनके बच्चे को उनकी परवाह नहीं, तो तुम क्यों सारे ज़माने का ठेका लेते हो? सोने दो, कम से कम आज संडे हैं। मुझे अब कहाँ नींद आने वाली थी। सोचा चलो आज मैं ही चाय बना देता हूँ। मैं अपना प्याला हाथ में ले अखबार के पन्ने डाइनिंग टेबल पर फैलाता हूँ, पर मन अखबार में नहीं लगता। रह रह कर अंकल के दरवाजे की आहट लेता है। मन है कि मानता ही नहीं और प्याला हाथ में ले उनके दरवाजे की बेल का बटन दबाता हूँ। बेल की ध्वनि सुनकर याद आता है, अंकल बता रहे थे कि यह कॉल बेल उनके बेटे ने फॉरेन से भेजी थी। बेल बंद होते होते करहाती आवाज़ सुनाई दी तो राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद अंकल ने दरवाज़ा खोला। वह चल नहीं पा रहे थे और तेज बुखार से तप रहे थे। अरे अंकल, तुम्हें तो तेज बुखार है, बताया क्यों नहीं? मैंने अधिकारपूर्वक उन्हें उल्हाना दिया और सहारा दे पलंग तक ले गया। वे थरथरा रहे थे। मैंने उन्हें रजाई ओढ़ा दी और केतली में से आधा गिलास चाय ला कर दी। उनकी आंखें नम थी। मैंने उन्हें दवाई दे दी। मुझे अंकल पर दया आ रही थी। बेचारे करे भी तो क्या। बताते हैं आंटी के मरने के बाद ये फ्लैट खरीदा है, तभी से फ्लैट में अकेले पड़े हैं। एक बेटा कहीं विदेश में है और एक बेटा दिल्ली में। बेटा बहू नौकरी करते हैं, उनके पास समय भी नहीं रहता। फिर वहाँ विदेश में मेरा मन लगेगा क्या? यह कहकर वे बात हमेशा ख़त्म कर देते। कभी कभी भावुक क्षणों में बोल जाते हैं, ये तो अच्छा हुआ कि रिटायरमेंट का रुपया और पेंशन है जो आश्रय के लिए पर्याप्त है, पर क्या जीने के लिए केवल यही चाहिए? आज रह रह कर मुझे यही सूझ रहा था, क्या रखा है जीवन में? मरते खपते बच्चे बड़े करो और अंत में इस पीड़ा के साथ क्या रखा है बुढ़ापे में? सूर्यास्त की तरफ बढ़ते जीवन, संध्या के दौर से गुजरते हुए परिवार की उपेक्षा का जहर। क्या नियति केवल आंगन भर धूप, खिड़की भर आकाश की ही होती है? अक्सर महसूस करता हूँ अंकल अपने अकेलेपन को बांटना चाहते हैं, कभी मेरे बच्चों के साथ, कभी ऊपर वाले फ्लैट के बच्चों के साथ, कभी रामू सबके घरों में काम करने के लिए आता है, बुलाकर, कभी टीवी चलाकर। पर आजकल के बच्चों के पास वक्त कहाँ है? कॉन्वेंट में पढ़ने वाली ये पीढ़ी इंटरनेट युग की जनरेशन है। इसके पास रिश्तों की मिठास वाला एहसास कहाँ है? अपनी ही नानी दादी के साथ बैठ लें तो ही बहुत। मैं अपना बचपन एक बड़े कुटुंब में बिता कर आया था। पल पल पर ममता की छाँव तले अम्मा, दादी, दादा, चाचा, चाची, बड़ी माँ, बुआ, सब रिश्तों की महक मेरे मन में भी अभी भी रची बसी है। अंकल के लिए दोपहर में मैं पतली खिचड़ी लेकर आया। उनकी आंखों से लगातार पानी बह रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह पानी है या आंसू। बुढ़ापे का जो जहर पड़ोसन अंकल पी रहे हैं, उसी की काट मैंने खोजी थी। उन्हें अंकल कहना शुरू करके फिर तो वो पूरी सोसाइटी में अंकल के रूप में लोकप्रिय हो गए। हम 5-7 घरों में बड़ा अपनापन है। दोपहर में कभी अंकल के घर जा बैठते,
कभी रामायण का पाठ रख लेते, कभी कुछ नया व्यंजन बनता तो अंकल का हिस्सा भी निकाल लेते। पर क्या हम पड़ोसी उस आत्मा के अकेलेपन को भर सकते हैं? रामू को वे अक्सर रोकना चाहते हैं, कभी घुटनों में तेल मलवाने के बहाने तो कभी किसी और बात से। पर 8-10 घरों में काम से बंधा वह इतनी चालाकी से निकल भागता कि उसकी चतुराई की दाद देनी पड़े। बुखार उतरते उतरते हफ्ता भर लग गया, पर अंकल इस हफ्ते में बिल्कुल बदल गए। अब वे नीचे वॉचमैन के साथ नीचे कुर्सी डाल बैठे रहते, हर आते जाते को रोकते टोकते। अरे भाई, तुम कौन हो? किसके घर जा रहे हो? इतनी सुबह सुबह चल दिए शर्मा जी। अरे ओ राहुल, कल तो तू बड़ी देर से घर लौटा, कहाँ चला गया था? मुझे तो चिंता खाए जा रहा था, अंकल अपनत्व से कहते। पर राहुल को यह नज़र रखने वाली टोका टोकी पसंद नहीं। वह मुंह फट झट से कहने लगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपने पापा को बता कर गया था। ऐसे कितने प्रश्न कितनों से पूछते और टके से जवाब पाते। इसके बाद लोग अंकल का सामना करने से कतराने लगे। उनकी इस हरकत पर मुझे भी तरस आता। धीरे धीरे बिल्डिंग में उनकी उपेक्षा होने लगी और वे एक बार फिर अकेली डिप्रेशन में रहने लगे। उन्होंने फिर कमरे में बैठ चुपचाप टीवी देखना शुरू कर दिया। सोचता हूँ कि कैसी अनकही पीड़ा है, कैसे झेलते होंगे अंकल इस दंश को। मैं तो परिवार की एक क्षण की उपेक्षा नहीं बर्दाश्त कर सकता। पर कल किसने देखा, अगर मेरे बेटे भी मेरे प्रति ऐसा उपेक्षित व्यवहार करेंगे तो सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं झट से भगवान को हाथ जोड़ने लगता हूँ। हे भगवान, मुझे बुढ़ापे के पहले ही उठा लेना। यूँ अकेले होने का कारावास मुझे एक पल को भी नहीं चाहिए। लगभग 10 दिनों बाद अंकल ने फिर बिस्तर पकड़ लिया। इस बार लकवे का अटैक था। अब और मुश्किल हो गया था उनके लिए। सोसाइटी के लोग साथ दे रहे थे, बारी बारी से सब ड्यूटी करते। रामू की जगह फुल टाइम बाई की व्यवस्था कर दी गई। अंकल अब भी चुप ही रहते। उनकी झुर्रियों से सिमट कर छोटी हो गई आंखें अब निर्विकार होकर भी किसी के इंतज़ार में रहते। एक दिन मैंने पूछा, अंकल, बेटे को खबर तो करने दो, क्या सोचेंगे वे लोग? कैसी पड़ोसी हैं, पिता की खबर तक नहीं करते। पर वे टाल गए। क्या कर लेगा आकर, उसका पता मुझसे गुम हो गया है। मुझे लगा उनका कोई बेटा बेटा नहीं है, वे केवल हम लोगों की दया से बचने के लिए बेटे के होने की बात करते हैं। खैर जो भी हो, रात को अंकल की सांस उखड़ने लगी। मैंने डॉक्टर को बुलवा लिया है। कुछ कहा नहीं जा सकता, इनकी स्थिति गंभीर है। आप इनके बेटे को सूचना दे दीजिए। डॉक्टर का यह कहना हम बिल्डिंग वालों के लिए एक चिंता का विषय था। बेटे के आने तक अगर कुछ हो गया तो? मिस्टर शर्मा का प्रश्न था। सूचना के बाद विदेश से आने में भी तो समय लगेगा। मिस्टर शर्मा ने चिंता जाहिर की। 7वें माले के सिंह जी ने सलाह दी, इनकी डायरी वायरी में ढूंढते हैं पता, सूचना तो देनी ही होगी। शायद अंकल सबके चेहरे के भाव समझ रहे थे। उन्होंने बुदबुदा कर कहा, तुम सभी मेरे बच्चे हो, मुझे विद्युत शवदाह गृह में दे देना। उनकी पेटी में देखें, शायद किसी रिश्तेदार का आता पता चल जाए। किसी ने सलाह दी, पर चाबी नहीं मिली और रात 3 बजे अंकल चले गए। उनके जाने के बाद तकिए के नीचे चाबी मिली। पेटी खोली, उसमें कुछ कपड़ों, कुछ रुपयों के अलावा एल्बम रखे थे। एल्बम खोलकर देखे जाने लगे। ये सब तो अंकल के ही फ़ोटो हैं। कुछ फ़ोटो खुद के, कुछ पत्नी के, कुछ बच्चों के। एक एल्बम और था उनके बेटे की शादी का। खोला तो 7वें माले वाले पांडे जी उसे पहचानते थे। अरे, ये तो मेरी ब्रांच में ही काम करता है, आजकल ब्रांच मैनेजर है। अच्छा, इसका फ़ोन नंबर दफ्तर से ले लेते हैं। एल्बम आगे देखा गया, स्पष्ट हुआ कि वह ब्रांच मैनेजर अंकल का बेटा है। कुछ खरीद के बिल भी थे पेटी में। वे उन्हीं वस्तुओं के थे जिन्हें बताकर अंकल कहा करते थे कि ये मेरे बेटे ने अमेरिका से भेजी है। सारे राज खुल गए थे, एक बंद मुट्ठी की तरह, जो खुल गई तो खाक ही कहलाती है और बंद थी तो लाख की। पर अंकल, तुम्हारी मुट्ठी सदा बंद ही रही
और खुली भी तो खाक नहीं हुई। उसमें बंद था एक पिता का आत्मसम्मान। तो अंकल का नालायक बेटा यही रहता है, सिंह जी बोले। हाँ, अब क्या करें, खबर दें? पांडे जी ने सवाल किया। अंकल की पेटी में एक डायरी भी मिली, कुछ यादों को समेटने वाली। बेटे को सूचना दे दी गई। शव वाहन भी आ गया था। बेटे के आने तक एक अंतराल पसरा था कमरे में, जहाँ थी अंकल की डेड बॉडी और हवा में तैरता एक प्रश्न, क्या अंकल के बुढ़ापे को अकेलेपन से बचाया जा सकता था? डायरे के पन्नों पर फरफराता है एक उत्तर, बेटे कल तुम्हारा भी आएगा बुढ़ापा। यह कड़ी यूं ही चलती रहेगी, सुई के पीछे धागा लगा रहता है। पर सब शांत थे, एकदम मौन। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त हो गई।